आज जो टॉपिक है बच्चों इंग्लिश ग्रामर में क्या है, मॉडल्स। तो मॉडल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, और हमें अभी सिर्फ इतनी ही बात पता है कि मॉडल्स के एग्जाम्पल क्या है ना। कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट और ought to, इन्हें सबको क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं। तो पहले तो इन्हें लिख दिया जाए कि जिनकी बात हो रही है मॉडल्स की वो एक्चुअली हैं क्या। मैंने लिखवाया अभी आपको, कैन है, कुड है, शुड है, वुड, मे, माइट, मस्ट और ought to, इन शब्दों को क्या कहा जाता है, मॉडल। कभी आप इनके बारे में मॉडल वर्ब पढ़ लेंगे, और कभी कभी ये एग्जाम्पल में किसी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, तो इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। क्योंकि मैंने हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन आपको इतनी सी बताई है कि अगर सेंटेंस में मेन वर्ब हो और उससे पहले कोई उसके लिए हेल्प करने के लिए आए तो उसे हम क्या कह देते हैं, हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। तो कहीं इजारे में हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं, क्योंकि जैसे मान हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं, कई बार मैं एग्जाम्पल लिख के दिखा चुका हूँ आपको कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसमें जो मेन वर्ब है वो क्या है, गोइंग है। तो एम किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। तो गोइंग तो ये बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन एम ये बता रहा है कि प्रेजेंट है, तो मिलकर क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से जो मॉडल्स हैं ये कभी पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब का काम नहीं कर सकती, क्योंकि इनके बाद मेन एक्शन का आना जरूरी है। इसलिए इन्हें मॉडल वर्ब भी कहा जा सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस तो करना ही पड़ेगा कि भाई इजारन, वाजबन वगैरह एक तरफ हो गए और कैन, कुड, शुड वगैरह एक तरफ हो गए। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मॉडल वर्ब्स कहा जाता है, जिन्हें नाम से पहचाना जाता है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लिया आपको इंग्लिश में कमांड करनी है तो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम इन्हें समझने की कोशिश शायद नहीं करते, क्योंकि वही बात है, जैसा हिंदी में टच निकल के आता है हम उन चीज़ों को वैसे ही एज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से जो इंग्लिश के जानकार हैं या थोड़ा सा अभी लर्निंग स्टेज में है, बस वो सोचते हैं कि जहाँ सख्त आ गया वहाँ कैन लगा लेंगे और जहाँ चाहिए आ गया वहाँ शुड लगा लेंगे, और ऐसे ही काम होता रहता है। ठीक है, लेकिन इनके अपने स्पेसिफिक यूज़ हैं कि कोई सा कहाँ पे इस्तेमाल होगा और कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। तो उसी चीज़ की आज हमें स्टडी करनी है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो जो पहला आपका मॉडल है जैसा आप देख रहे हैं क्या है, कैन। ठीक, अब जो हम इंग्लिश में कैन का इस्तेमाल करते हैं वो आप कहेंगे कि जहां एबिलिटी होगी या कैपेसिटी होगी वहां पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, एबिलिटी का या कैपेसिटी का। अब इन दोनों में अंतर भी आप भली बात ही जानते हैं कि एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, अगर मैं हिंदी में बात करूं, और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। तो जो अंतर योग्यता में और क्षमता में है हिंदी वाइज, वही मतलब इंग्लिश में वही डिफरेंस हो जाएगा इंग्लिश वाइज, एबिलिटी में और कैपेसिटी में। एबिलिटी से इंसान एबल बनता है, एबल का मतलब क्या होता है, योग्य, किसी काम करने के योग्य। तो एबिलिटी कहीं ना कहीं आपके टैलेंट से जुड़ी हुई होती है ना। मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी कैपेसिटी नहीं है, ये मेरी एबिलिटी है ना। लेकिन मान लिया एक टीचर 3 घंटे पढ़ा के एग्जॉस्ट हो जाए, लेकिन मैं नॉन स्टॉप 10 घंटे पढ़ा लूँ, तो शायद ये मेरी कैपेसिटी है। तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपकी जो पावर है वो कितनी एक्सटेंड होने वाली है ना। लेकिन उस पावर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो क्या कहलाता है, एबिलिटी कहलाता है। ये कहीं ना कहीं इनमें डिफरेंस है ना। हम समझते भी हैं इन शब्दों को कि मान लिया मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी है ना, तो रनिंग तो सभी कर सकते हैं, रनिंग तो एक नेचुरल इम्पैक्ट है। लेकिन मान लिया कोई एथलीट है, वो एक एथलेटिक वे में रनिंग स्टार्ट कर रहा है, तो उसने एक गाइडलाइंस अपना ली, एक एटिकेट से उसने भागना शुरू कर दिया, तो वो क्या हो गया, उसके अंदर एबिलिटी प्रोड्यूस हो गई। ठीक, जब वो प्रैक्टिस करता रहा, पता चल रहा है कि 1 महीने बाद वो 7-7, 8-8 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर भाग लेता है, तो वो उसके अंदर क्या बन गई, अब कैपेसिटी बन गई। जो काम दूसरा शायद ना कर पाए, उस प्रैक्टिस ने उसे उस दायरे में लाके रख दिया। तो ये तो मैंने आपको इन दोनों में डिफरेंस समझा दिया, जो हम समझते भी थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड कैपेसिटी। तो कैन का जो इस्तेमाल होता है बच्चों, वो एबिलिटी में और कैपेसिटी में होता है। अब अगर मान लें मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो जैसे हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे अभी
मैंने कहा कि आई कैन राइट, कि मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो ये मेरी क्या हुई, एबिलिटी हुई, इसलिए कैन आया। तो आप इसे हिंदी से बिल्कुल ना जोड़ें, ना हिंदी से जोड़ना चाहिए। एबिलिटी और जब जब कैपेसिटी होती रहेगी तब तक हम कैन का यूज करते रहेंगे। इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ये क्या है, मॉडल्स है, तो इसी बिहाफ पे यूज होंगे। ठीक, अब इनके अलग अलग यूज हो जाते हैं शुरू, वो क्या यूज होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो मैंने इससे पहले स्टार्टिंग किससे करी है, आपकी कैन से करी है। तो कैन का यूज मैंने भी बताया आपका क्या है, एबिलिटी है। आई कैन राइट हो गया, अगर मैं थोड़ा सा एक वर्ड लिख दूं इसमें, आई कैन राइट फास्ट, ठीक, और एक वर्ड मैंने डाल दिया इसमें, तो ये मेरी क्या हो गई, एबिलिटी हो गई। अब इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो जो कैन है ये क्या है, मॉडल वर्ब, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं इस पीरियड में। और ये जो राइट है ये मेन वर्ब है, और ये जो फास्ट है ये क्या होगा, एडवर्ब। क्या होगा, एडवर्ब। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। फास्ट उनमें से एक ही शब्द है, ये फास्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। यहाँ ये एडवर्ब इसलिए है क्योंकि ये राइट को क्वालिफाई कर रहा है, और राइट क्या है, वर्ब। जो शब्द वर्ब को क्वालिफाई करेगा वही तो एडवर्ब होता है ना, और जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो कहीं ऐसा एग्जाम्पल भी आ सकता है कि कहीं फास्ट क्या होगा, एडजेक्टिव भी हो सकता है। फिलहाल मैंने इसकी पार्ट ऑफ स्पीच कर दी। अब आप देख रहे हैं कि कैन के बाद क्या आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसलिए जितने भी मॉडल्स हैं उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक, जिसे हम एक्टिव वॉइस भी कह सकते हैं। अगर हमने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े हैं तो एक्टिव में भी एक फंक्शन आया था मॉडल वाला, तो उसकी पहचान ये हुई थी कि जो भी मॉडल आ जाएगा उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और जब हम उसे पैसिव बनाते थे तो क्या लिखवाया था कि मॉडल आ जाएगा, यानी कि कैन है तो कैन आ जाएगा, कुड है तो कुड आ जाएगा, उसके बाद बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये पैसिव की पहचान हो जाती है मॉडल वाले सेंटेंस में, और इसे मैं एक्टिव कह सकता हूँ जहां मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात हम कर चुके। तो ये कैन हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि मिस्टर राम कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, है ना, कि जो राम है वो इस बॉक्स को उठा सकते हैं। तो कैन इसलिए आया क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है। तो जहां जहां एबिलिटी की बात होगी या जहां जहां कैपेसिटी की बात होगी वहां पे कैन आता रहेगा, और उसके बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इनके यूज होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कैन के बाद मैंने क्या लिखा, कुड लिखा, तो कुड एक अलग मॉडल है, लेकिन अगर हम कैन की पास्ट फॉर्म कहीं इस्तेमाल करना चाहें तो भी हम कुड कर लेते हैं। अभी शायद आपको डॉट एंड डॉट नहीं कराए गए हैं, डॉट एंड डॉट जब आप कराएंगे तो उनमें बेसिक एक रूल होता है कि प्रेजेंट हमेशा पास्ट में चेंज होता है, इसलिए वहाँ इज आर एम को वाज वर्ब में बदलते हैं, कैन को बदलते हैं कुड में, शैल को बदलते हैं शुड में, विल को बदलते हैं वुड में, मे को बदलते हैं माइट में। तो इस समय ये समझ में भी आता है कि कोई पूछे कि भाई कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, तो वो कुड भी होती है। तो कुड के एक तरह से दो यूज हो गए। अगर आप इस कुड को कैन से अटैच करना चाहते हैं तो आप इसे कह सकते हैं कि ये कैन की पास्ट फॉर्म है, कह सकते हैं। लेकिन अगर हम मॉडल से इस्तेमाल करना चाहें तो ये स्पेसिफिक मॉडल है, इसके यूज अलग है। तो सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। कैन की पास्ट फॉर्म आ रही है या कुड का कोई विशेष यूज आ रहा है, स्पेसिफिक यूज आ रहा है ना, दोनों तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है बच्चों, एक हेडिंग दे रखा है पोलाइट रिक्वेस्ट, जिसे लिखना है साथ साथ लिखते रहे ना, जैसे मैं रोज कहता हूं आपसे, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट आप समझ गए, लिखते हैं अच्छे से किसी से रिक्वेस्ट करना। पोलाइट का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है, और रिक्वेस्ट तो आप समझते हैं, ठीक। अब अगर मान लिया मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं आपको, पहले मैं हिंदी में सेंटेंस बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने किसी से कहा कि क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो, है ना, एक रिक्वेस्ट में बोल रहा हूँ मैं, या मेरे लिए आप एक गिलास पानी ला सकते हो, जो भी मैं बोलना चाहूँ। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया, मैंने कहा कैन यू गिव मी
a glass of water प्लीज, ऐसे मैंने बोल दिया, ठीक है। कैन यू गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर प्लीज। फिर मैंने इसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके लिखना चाहा, फिर मैंने कहा कुड यू गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर प्लीज। बाद में भी लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहते मत लगाओ, ठीक। तो ये जो हेडिंग था आपका, ये था क्या, पोलाइट रिक्वेस्ट का जो मैं समझा रहा हूं। बाद में क्वेश्चन लगाना पड़ेगा यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि शुरू में क्या है, कैन आया है, ठीक है। क्योंकि कैन मैंने भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, और हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो नॉर्मली वो इंटरोगेटिव होता है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करते हैं। अब मैंने 2 सेंटेंस लिखे हिंदी में सेंटेंस को बोल, लेकिन मैं जब इनमें अंतर करूंगा तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ गलत होने वाली है, कोई ना कोई चीज़ सही होने वाली है। तो इंग्लिश ये कहती है कि आप इसे ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो, ठीक। अब हिंदी से हम समझेंगे तो हिंदी से तो फिर वही है पहले वाला, है ना, वो जो मैं बता रहा था सकता है, सकते हैं, उसी तरह से जो मैं बता रहा था, लेकिन उसे आप साइड में रख दें। जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आप फोकस करें, बस ध्यान से। जब भी हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो वहाँ पे हम कुड का भी यूज़ कर सकते हैं, वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। वुड मैंने भी पढ़ाया नहीं तो मैं उसे भी हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ कुड पे हूँ। तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए आप कुड लगाएं तो ऑटोमेटिक प्लीज़ की सेंस ले लेगा। अगर आप दोबारा से प्लीज़ लिखना चाहते हैं दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन अगर ना भी लिखेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा और इंग्लिश में जब जाकर बात करूँ तो 2 तरह के हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में। तो फॉर्मल वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं इनफॉर्मल वर्ड्स। फॉर्मल वर्ड्स हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जहाँ हमें फॉर्मल होना होता है। मान लिया अपने बॉस से बात कर रहे हैं, अपने टीचर से बात कर रहे हैं, या अपने से जो ऊपर है अबव उससे हम बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू बी फॉर्मल इन दिस सिचुएशन। और इनफॉर्मल का मतलब अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, है ना, अपने भाई बहन से बात कर रहे हैं, जहाँ हमें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लिया आपने इस तरह से बोला तो शायद कोई ये तो नहीं कहेगा कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं वही बात है, स्पोकन इंग्लिश का मतलब तो सेंस समझ में आ ही रही है। लेकिन ये चीज़ इनफॉर्मल मानी जाएगी, ये एटिकेट नहीं माने जाएंगे, एक तौर तरीके की बात नहीं मानी जाएगी। एक जो तू तड़ाक वाली बात होती है ये उसे शो करेगा, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, इनफॉर्मल लैंग्वेज। और ये एक अच्छा तरीका होता है किसी से रिक्वेस्ट करने का, इसलिए मैं इसे क्या कह रहा हूँ, फॉर्मल लैंग्वेज। तो जब भी आपको रिक्वेस्ट करनी हो तो हम कुड भी लगा सकते हैं और वुड भी लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ किसकी बात हो रही है, कुड की बात। तो पोलाइट रिक्वेस्ट का एक अलग से यूज था जो मैंने अभी आपको बताया। कोई और एग्जाम्पल है इसका, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुड यू प्लीज लैंड मी मनी। कुड यू प्लीज लैंड मी मनी। अब लैंड मीन्स क्या होता है, उधार देना होता है, जबकि बोरो क्या होता है, उधार लेना होता है। तो मैंने कहा कि भाई क्या आप मुझे पैसे उधार दे देंगे, तो देखो मैंने अभी बताया था कि आप प्लीज लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, जैसे मैंने प्लीज लगा दिया, कुड यू प्लीज लैंड मी मनी। इसके अगर हम फिर पार्ट करते हैं तो कुड को हम फिर कोई बोलेंगे क्या, मॉडल वर्ब, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये प्लीज एक्स्ट्रा वर्ड हो गया जो रिक्वेस्ट शो करेगा, और ये है आपकी क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब। मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, मनी क्या हो गया, नाम। ठीक है, इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच कर दी। तो ये कुड का हमारा स्पेशल यूज हो गया बच्चों, क्या, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो मेरी एक राय है आपको कि जब भी इस तरह से सेंटेंस आए तो आप कैन पे निशान ना लगाएं, कुड पे निशान लगाएं, ठीक। और हालांकि वुड भी आ सकता है, वो आगे की बात। उसके बाद इसी का एक नेक्स्ट यूज आ रहा है, पॉसिबिलिटी। ये अभी यही चल रहा है, कैन कुड वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी को हम हिंदी में बोल देते हैं, संभावना बोल देते हैं, क्योंकि पॉसिबल से बना है, क्या चीज संभव है और क्या चीज संभव नहीं है, इसे हम पॉसिबिलिटी बोल देते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ कैसे है,
इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक पार्टी में गया किसी के साथ और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा था और मैंने किसी को पार्टी में देखा, मुझे कुछ याद आया कि भाई ये तो मेरा शायद परिचित सा लग रहा है कोई, तो मैंने उसके बारे में आइडिया लगाने की सोची, क्योंकि बात क्या है, पॉसिबिलिटी की बात है। मैंने एकदम कहा कि पता नहीं वो कौन है ना, तो मेरे मुंह से निकल पड़ा कि हु इज शी। मैंने क्वेश्चन पूछा हु इज शी, कि भाई वो कौन है, ठीक। तो फिर जवाब आया, या मैंने बोल दिया, मेरे दोस्त ने बोल दिया, उसने कहा शी कुड बी हिज सिस्टर, शी कुड बी हिज सिस्टर। कोई कह रहा कि भाई ये उसकी शायद बहन है जो हमने कहीं देखी थी, या उसके घर पे हम गए थे, वहां मीटिंग हुई थी, तो शी कुड बी हिज सिस्टर। तो हम उसके पास डायरेक्ट जाके बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कहीं और खड़े हैं जो हम अपना अनुमान लगा रहे हैं उस पर्सन को देख के। तो दैट्स कॉल्ड पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी भी दो तरह की होती है। एक पॉसिबिलिटी इस्तेमाल होगी मे और माइट में, मे और माइट में। एक पॉसिबिलिटी इस्तेमाल हो रही है कहाँ पे, कुड में, ठीक। इनमें क्या डिफरेंस है, वो जब मे और माइट आएगा तब की बात करेंगे। अभी एक वर्ड लिख रहा हूँ फिलहाल मैं इस पॉसिबिलिटी के लिए, एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी। एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी, एक्सपेक्टेड का मतलब ये हो गया कि मेरे सामने कोई चीज़ है, उसके बारे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं आइडिया लगा रहा हूँ, ठीक। तो जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी इस्तेमाल होगी वहाँ वहाँ कुड का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुड का एक स्पेशल यूज है कि शी कुड बी हिज सिस्टर, कि वो उसकी सिस्टर हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। अब ये जो मॉडल्स की बात की जाती है, मॉडल्स का जो भी यूज होता है मोस्टली प्रेजेंट में होता है ना। ये सब हमेशा मोस्टली प्रेजेंट में बोले जाते हैं। मतलब मैं आपको एडवाइस देने लगा कि भाई तुम मुझे अपने साथ एक ग्राउंड में ले गए और मैंने आपसे कहा भाई यू कैन विन द मैच, यू कैन विन द मैच, तो मैच जीत सकते हो। तो मैं कब की बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, या जो होने वाला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं अभी बात उसकी तो कर नहीं रहा कि जो हो चुका है उसकी तो बात हो ही नहीं सकती मॉडल्स में। लेकिन अगर हमें किसी भी मॉडल के अंदर पास्ट की बात करनी है तो बस हम उसके बाद हैव लगा देते हैं। जैसे हम हैव लगाएंगे तो वो जो टच है वो प्रेजेंट से पास्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अगला वाले में हेडिंग है, मैं क्या समझा रहा हूँ, कुड समझा रहा हूँ। तो कुड के बाद में अगर हैव लगा दूँ, और हैव के बाद तो आप जानते हैं क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो अगर ये कहीं कॉम्बिनेशन आया तो ये पास्ट पर शो करेगा, क्योंकि कुड तो एक मॉडल था और मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो तो प्रेजेंट सेंस को क्लियर करेगा आपको। लेकिन अगर आप कुड के बाद हैव लगा दें और हैव के बाद थर्ड फॉर्म नेचुरली आती है तो ये पास्ट सेंस को क्रिएट करेगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जांपल है वैसे में, जैसे एक एग्जांपल है द पुलिस could have arrested him, the police could have arrested him। तो आप देखिए ये could आ गया, could के बाद have आ गया, और have के बाद नेचुरली क्या आती है, थर्ड फॉर्म ही आती है। जितने भी मॉडल्स हैं इनके बाद ना कभी हैज आएगा ना कभी हैड आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हैव। जब मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे और एक टेंस आया था फ्यूचर परफेक्ट, तभी मैंने ये कहा था कि बिलो शल के बाद हमेशा क्या आएगा, हैव आएगा, ना कभी हैज आएगा ना कभी हैड आएगा, ठीक है। तो हैव ही लिया जाता है। अब इसकी सेंस क्या है, इसकी सेंस ये है कि द पुलिस कुड हैव अरेस्टेड हिम। अगर मैं हिंदी में बोल के बताऊं तो जो पुलिस है वो उसे अरेस्ट कर सकती थी, मतलब किया नहीं है, कर सकती थी, यानी कि एक्टिविटी क्या है, हो चुकी है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। तो जैसे ही आप किसी भी मॉडल के बाद, तो कुड की बात हो रही है, जैसे उसके बाद हैव लगाओगे और हैव के बाद क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, तो जो सेंस है वो पास्ट में चली जाएगी कि ऐसा हो सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब तो बोला जा रहा कि ऐसा हो सकता था, क्योंकि कुड अपने साथ किसे लेता है, पॉसिबिलिटी को भी लेता है। तो जो मैं सेंस बोल के बता रहा हूँ आपको, पॉसिबिलिटी भी आएगी प्लस पास्ट का कनेक्शन हो जाएगा, तो इस तरह से कुछ निकल के इसका आएगा, ठीक।
तो ये हो गया कैन, कुड। ये इसके 2-3 जो 4 इसके यूज थे वो मैंने आपको बताए। तो मैंने बताया बच्चों कैन कहाँ आएगा, एबिलिटी में और कैपेसिटी में आएगा। दूसरा मैंने अभी बताया कि कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड होती है। लेकिन कुड के अलग से भी क्या दे रखा है, मॉडल दे रखा है। तो उसे अगर हम अलग से समझना चाहें तो उसके यूज क्या क्या हो गए, पोलाइट रिक्वेस्ट अगर हो तो हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी हो वो भी कौन सी, एक्सपेक्टेड, तो हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पास्ट में पहुंचाना हो तो फिर आप उसमें बाद में हैव लगा देंगे, और हैव के बाद क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गई बात? साथ साथ आप इसे कॉपी करते रहना। इसका एक एग्जांपल और दूं, जो मैं अभी पास्ट फॉर्म की बात कह रहा था। मैंने कहा ही कुड प्ले क्रिकेट, ही कुड प्ले क्रिकेट, ऐसा मैंने बोल दिया। तो इस सेंटेंस में आप देखो, क्योंकि डिफरेंस तो हमें करना पड़ेगा आपस में। यहां मैं पास्ट पहुंचा रहा हूं, कुड के बाद हैव लगा। तो जब मैंने यहां कुड के बाद हैव लगाया, दैट मीन्स यहां पे जो ये कुड है ये एज एन स्पेसिफिक मॉडल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां मैंने कुड के बाद क्या लगाई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कर तो यहां भी स्पेसिफिक इसके काम रहा है, लेकिन मैं इसे यहां कैन की पास्ट फॉर्म भी कह सकता हूं, कैन की पास्ट फॉर्म भी कह सकता हूं। ही कुड प्ले क्रिकेट मतलब क्या है कि वो क्रिकेट खेल सकता था, वही सेंस आएगी। कैन का मतलब क्या है, खेल सकता है। तो जब जब कैन आएगा प्रेजेंट से अटैचमेंट रहेगा, और जब कुड आ जाएगा तो पास्ट से अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो डायरेक्ट वे में आया है, जबकि आपने कुड के बाद हैव लगाया है तो उसे आपने जानबूझ के पास्ट बनाया है। दोनों ही केस पॉसिबल, ये भी और तो ये आपका हो गया कैन और कुड। उसके बाद आप समझते हैं नंबर तो शुड का है, चलो शुड ही कर लेते हैं पहले, जो सीक्वेंस है उसी में कर लेते हैं। शुड ये काफी फेवरेट होता है स्टूडेंट को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कोई सा ही मॉडल आ जाए, शुड को तो सभी जानते ही हैं। शुड का मतलब क्या है, चाहिए। तो जहां भी चाहिए आता रहेगा वहां हम शुड को लगाते रहेंगे। लेकिन एक जो एक गलत अप्रोच है, ठीक। अब हमें ये पता होना चाहिए कि शुड का इस्तेमाल अगर हम करते हैं किसी सेंटेंस में जो हमारे लिए काफी इजी या कंफर्टेबल है, तो क्यों करते हैं, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा था कैन का इस्तेमाल होता है एबिलिटी में और कैपेसिटी में, इसी तरह हम शुड के लिए लिखें कि शुड का इस्तेमाल होता है ड्यूटी में। किसमें, ड्यूटी में। अब जानबूझ के मैं आपसे शब्द की हिंदी पूछने वाला हूँ, बताइए ड्यूटी की हिंदी क्या होती है, ड्यूटी की हिंदी क्या होती है, कर्तव्य। और मुझे यही सुनना था, जो काम हम रेगुलर करते हैं मतलब वो ड्यूटी है हमारी। हाँ जैसे क्लास आना या ऑफिस। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हम मान लिया हिंदी में समझते हैं तो मोस्टली मुंह से क्या निकलता है, कर्तव्य निकलता है। हालांकि कर्तव्य नहीं होता। जैसे हम आसपास सुनते रहते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, मैं तो अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ, तो वो कर्तव्य निभाने जा रहा है। सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं, वो एक डेली रूटीन में अपना काम करने जा रहा है जहाँ उसे उसकी सैलरी मिलेगी। तो किस चीज़ का कर्तव्य है, किसी चीज़ का भी कर्तव्य नहीं। अगर हम उसे एक्सपेंड करें थोड़ा सा, कह सकते हैं कि वो अपनी फैमिली के लिए कर्तव्य निभा रहा है, वो एक अलग टच हो जाएगा, उसे आप ब्रीफिंग दे रहे हैं बेवजह। लेकिन ड्यूटी का मतलब होता है एक डेली रूटीन का काम जो आज से आप अटैच हो, दैट्स मीन। कर्तव्य को इंग्लिश में बोलते हैं ओब्लिगेशन। ये बहुत हैवी वर्ड है, क्योंकि ओब्लिगेशन से कहीं ना कहीं हमारा कोई और मॉडल जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। कर्तव्य को क्या बोलते हैं, ओब्लिगेशन बोलते हैं, OBLIGATION, ओब्लिगेशन। तो एक सिंपल रूटीन वर्क है। जब सिंपल रूटीन वर्क होगा तब तब वो ड्यूटी हाईलाइट होगी, और जब जब ड्यूटी हाईलाइट होगी तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसलिए नॉर्मल लैंग्वेज में शुड का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। जैसे जब भी हमें किसी को सलाह देनी हो तो हम शुड लगा देते हैं। मैंने कहा भाई तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ठीक, तो मैंने बोल दिया यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड।
अब कोई अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि भाई शुड क्यों आया, तो वो एकदम से मुझे ये बताता है कि चाहिए था इसलिए आया। चाहिए तो पता नहीं कितने एग्जाम्पल में मिलेगा आपको, वहाँ शुड नहीं आने का। यहाँ शुड इसलिए आया क्योंकि एक नॉर्मल काम करने की बात हो रही है, कि मेहनत करने की बात हो रही है। एक टीचर अपने स्टूडेंट से कह रहा है कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तो मुझे लगता नहीं कोई कर्तव्य की बात है या कोई एक हैवी सेंटेंस है, एक डेली रूटीन की बात है। पता नहीं मैं एक हफ्ते में आपको 3-4 बार बोल ही लेता हूँ कि भाई पढ़ा करो, मेहनत करनी चाहिए, यही होगा वो होगा। तो ये डेली रूटीन का काम है जिसे क्या कहा जाता है, ड्यूटी कहा जाता है। और इसलिए यहाँ पे क्या है, शुड का इस्तेमाल हुआ। और शुड भी क्या है, मॉडल। तो मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं मॉडल के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर मैं वो बात बोलूंगा, सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। और ये प्रोनाउन है कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन, ये बात हम कर चुके हैं। और शुड क्या है, मॉडल। और ये क्या है, मेन वर्ब, इसकी भी फर्स्ट फॉर्म। और ये जो हार्ड है ये क्या है बताइए, एडजेक्टिव नहीं, फिर एडवर्ब, क्योंकि वर्ब के लिए आया ना। अब सोचा करो, बोलने से पहले सोचा करो, वर्ब क्या है, वर्ब है। एक तो हो गया यू शुड वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। एक है यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मतलब कठिन परिश्रम करना चाहिए, ऐसे तो बोला जा रहा है। तो ये शब्द किसके लिए आया है, वर्ब के लिए आया है ना। और वर्ब क्या है, वर्ब, इसलिए सेंटेंस में क्या है, एडवर्ब। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड हमेशा ही एडवर्ब होता है, हार्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है। कैसे, जैसे दिस सरफेस इज वेरी हार्ड, दिस सरफेस इज वेरी हार्ड, ये मैंने लिखा सेंटेंस। अब आप फिर अनुमान लगाइए, सरफेस क्या है, नाउन है ना। और दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना। दिस, दैट, दीज और दोज, मैं बार बार रिपीट करता ही रहता हूं जब भी ये आए, ताकि बार बार रिकॉल होता रहे आपको। डिमॉन्स्ट्रेटिव जब भी वर्ड आएगा 4 शब्द आएंगे, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, दीज और दोज प्लूरल होते हैं। यहाँ एडजेक्टिव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव। अगर इसके बाद नाउन ना हो तो ये प्रोनाउन कहलाएंगे। नाम रहेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव, नाम नहीं बोलेगा, ठीक है। अगर मैं कह देता दिस इज वेरी हार्ड सरफेस, दिस इज वेरी हार्ड, ऐसे तो बोल सकता हूं ना। तो सरफेस कहां चला गया, पीछे चला गया। अब जिसके साथ क्या है, सीधा इज है, तब उस सिचुएशन में दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि अब नाउन यहां से हट गया। जब जब तक ये नाउन रहेगा, नाउन से पहले क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये हो गया आपका नाउन। ये क्या हो गया, आपकी स्टैटिक वर्ब, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। स्टैटिक वर्ब में और मेन वर्ब में मैंने डिफरेंस बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो हार्ड है ये किसके लिए आया है, सरफेस के लिए आया है। सरफेस को हार्ड बताया जा रहा है, और सरफेस क्या था, नाउन। तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जब ये नाउन को क्वालिफाई करेगा तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, होगा नहीं होगा। और वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे बच्चों ये एडजेक्टिव है और ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक। तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि एक ही शब्द एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। हो सकता है आपके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी जी ये एडवर्ब क्यों हो गया, क्योंकि एडवर्ब तो भी आपने ये बताया था कि जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन होती है इसकी, क्योंकि एडवर्ब में खुद ही क्या आ रहा है, वर्ब, तो वहां से पकड़ के मिला के डेफिनेशन बना दी जाती है। लेकिन जब हम इसमें डीप नॉलेज में जाएंगे, एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। मान लिया सेंटेंस में 2 एडवर्ब हो, तो एक दूसरे को भी कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को भी कर सकता है, या पूरे सेंटेंस को भी कर सकता है ना। ये टॉपिक मैं जब बताऊंगा आपको जब एडवर्ब शुरू होगा, फिलहाल अभी मैं उसे नहीं टच कर रहा, थोड़ा सा मैंने आपको बता दूं। तो ये हमारा हो गया यू शुड वर्क हार्ड, ये बात समझ में आई। तो शुड किसके लिए आएगा, शुड जो आएगा ड्यूटी के लिए आएगा। जहां ड्यूटी होगी वहां पे हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ड्यूटी क्या है वो मैंने आपको अच्छी तरह से ब्रीफिंग कर दी। एक नॉर्मल काम, एक डेली रूटीन का जो आर्मी पर्सन है वो डेली रूटीन में होगा कर्तव्य वाला। आर्मी पर्सन रूप से काम बताइए ना, मतलब वो काम क्या करता है, मतलब तनख्वाह भी ले रहा है वैसे तो डेली ड्यूटी। आप एक सेंटेंस बोले जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिचुएशन में बताओ।
एक सेंटेंस बोलो कि सर मुझे इसकी इंग्लिश बनानी है और इसमें आप कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे, वो बोल के बताओ। सैनिक का बॉर्डर पे भी ड्यूटी करते हैं। जैसे बॉर्डर में आएगा तो क्या बन जाएगा, कर्तव्य बन जाएगा, क्योंकि वो बॉर्डर किसका है, देश का। समझ रहे हो? भाई मान लिया मैं टीच कर रहा हूँ, ठीक, आप बहुत से स्टूडेंट्स क्या जोड़ देते हैं कि जहां पैसा है वहां कर्तव्य है। ऐसा नहीं होता। पैसा तो एक तरह से नीड है, पैसे के बिना तो एक पर्सनल इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता। मानते हो नहीं मानते? मान लिया एक फौजी है, एक सोल्जर है, वो देश की सेवा कर रहा, अगर आप उसे कहो कि भाई आपको सैलरी नहीं मिलेगी और देश की सेवा करो, तो शायद मुझे नहीं लगता कि उसका एक पर्सनल इंटरेस्ट हो, क्योंकि उसका एक कर्तव्य अपनी फैमिली के प्रति भी है। जब वो वहां से सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, देश की फीलिंग तभी तो उसके मन में आएगी। समझ रहे हो? तो अगर मान लिया मैं कहता हूँ कि भाई सोल्जर जो है देश की सेवा कर रहा है, तो ये नॉर्मल काम नहीं है, ये क्या है, कर्तव्य। मान लिया ये इंसान अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, तो भी क्या है, कर्तव्य। डेली रूटीन से मेरा मतलब ये है कि जो डेली लाइफ के काम है, जहां कुछ मोरल एजुकेशन ना जुड़ी हो, माता पिता की सेवा करना, देश की सेवा करना, कुछ सेंटेंस काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, तो ये सोचने पे डिपेंड करेगा। हालांकि ये भी क्या है, ऑब्लिगेशन है, क्योंकि एक वेल एटिकेट्स लिस्ट में आता है बड़ों की सेवा करना, तो इसे मैं ड्यूटी नहीं मान सकता। ड्यूटी तो यही है, मुझे समय पे उठना चाहिए, मुझे समय पे सोना चाहिए, है ना, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, मुझे समय पर अपने बच्चों को स्कूल ले जाना चाहिए। ये सब क्या है, डेली रूटीन वर्क, तो इन्हें हम ड्यूटी बोल सकते हैं। बाकी जहाँ सेंस कुछ अलग आ जाएगी वो हमें कर्तव्य ही बोलने पड़ेंगे। जो आप पूछना चाह रहे थे क्लियर हुई बात, या मैं कुछ और बता गया? उसके बाद एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है शुड का। जब ये आपका शुड चल रहा है यहां से, इसका जो मैं हेड डाल रहा हूं वो डाल रहा हूं पर्पज। अब पर्पज आप समझते हैं, हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। अगर आप बेटा शब्दों की पहचान में जाओगे ना, तो बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको हर वर्ड में। उद्देश्य तो ऑब्जेक्टिव भी होता है और उद्देश्य पर्पस भी होता है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक शब्द से पकड़ के आप नहीं समझ सकते किसी भाषा को। अगर एक अच्छी कमांड लेना चाहते हो, आपको शब्दों में अंतर करना पड़ेगा। फिलहाल ये पर्पस है, इसे बालक देखते हैं। ये कहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको, शुड के अंदर, ठीक। हमने पहले कैन पुट करा, ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब ये शुड चल रहा है। शुड का जो पहला पॉइंट है ये हो गया आपका ड्यूटी, कि भाई शुड इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, ड्यूटी में इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा क्या है, पर्पस। अब पर्पस जिसे हम हिंदी में उद्देश्य कह देते हैं। तो जब मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ आपको, आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा लेस्ट, LEST, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। तो आपको बताया जाता है कि लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसकी हिंदी होती है कहीं ऐसा न हो। हिंदी में बता देता हूँ आपको समझाने के लिए, और मैं वहाँ हमेशा ये बात कहीं खत्म कर देता हूँ कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड है, और कहीं ना कहीं आपको एक नंबर देके जाएगा, क्योंकि मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, ठीक। तो ये वही है पर्पस। तो एक हिंदी का सेंटेंस सोचते हैं कोई, जिसे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। मैं टीचर हूं और आप स्टूडेंट हो, तो इसी पे बना लेते हैं, है ना। तो मैंने कहा ध्यान से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, क्योंकि मुझे कहीं ऐसा ना हो तो लेके आना है। क्योंकि लेस्ट बोल रहा है मैंने, लेस्ट, लीस्ट नहीं बोला, लेस्ट, LEST। तो ध्यान से पढ़िए। क्या देखो फिर, स्टडी केयरफुली, स्टडी केयरफुली। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ स्टडी क्या लगा देते हैं, रीड, वो भी गलत है। रीड माने नॉर्मली पढ़ना है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप कॉमिक्स पढ़ रहे हो, वो रीडिंग है। आप क्लास में पढ़ रहे हो, वो रीडिंग थोड़ी है, वो क्या है, स्टडी है। इसमें मैं कह रहा हूँ शब्दों में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रॉपर शब्द आपको इस्तेमाल करने चाहिए। हिंदी से तो पता नहीं कितने मैच कर जाएंगे। तो स्टडी केयरफुली, आप ध्यान से पढ़े, कहीं ऐसा ना हो लेस्ट यू शुड फेल। ये इसका सेंटेंस बन गया प्रॉपर, ठीक। तो इसी लाइन को इंग्लिश में समझाते वक्त पर्पस बोला जाता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पर्पस छिपा हुआ है।
मैं ये क्यों कह रहा हूं, ध्यान से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो कहीं ना कहीं मैं आपको पर्पस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ध्यान से क्यों पढ़ा जाए, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पर्पस बोलते हैं। अब ये शुड में इसलिए आया तो यहाँ पे शुड का इस्तेमाल हो, इसलिए तो ये बात मैं कह देता हूँ कि भाई जहां लास्ट आएगा हमेशा वहां क्या आएगा, शुड आएगा। ये कैसे कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। और लास्ट का जो इस्तेमाल होता है वो होता ही इस तरह से, कहीं और हो ही नहीं सकता। दो सेंटेंस को कनेक्ट करेगा, हम इसे कंजक्शन में भी पढ़ेंगे। कंजक्शन नहीं होते ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि भाई इस शब्द के साथ ये शब्द आता है तो वहां भी ये रिपीट होगा। फिलहाल इस तरह से सेंटेंस को लिखना पर्पस कहलाता है। और लास्ट में क्या बताया, कहीं ऐसा ना हो, जब ये कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में, स्पोर्टिंग द एयर में आता है कहीं भी, तो यहाँ पर दो ही गलती होती है, या तो वह शुड को चेंज कर देगा, है ना, शुड की जगह कुड लिख दे, या फिल इन द ब्लैंक्स में छोड़ दे, या फिर इसके बाद नोट लगा देगा, यू शुड नॉट फेल। ये दो ही गलती हो सकती है। तो लास्ट मैंने भी बताया ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है, हिंदी में भी मैंने क्या बोला, कहीं ऐसा न हो। तो जब ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है, डेट मीन्स नॉट इसके अंदर इंक्लूड है, आप नॉट उसमें अलग से नहीं लगा सकते, वरना फिर वो डबल नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए बच्चों लास्ट के बाद हमेशा क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे, और नोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाई ये दो बात याद रखेंगे और आपका नंबर मिल ही जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पर्पस बोलते हैं। और ये भी कहाँ पे आया आपका, शुड में आया। लास्ट है, लीस्ट है। ये लास्ट है, लीस्ट तो होता है LEAST, लीस्ट, जो बोलते हैं कम से कम। भाई कम से कम को जवाब तो दिया करो, एट लीस्ट यू हैव टू बी रेस्पॉन्स, होता है कम से कम। ये लास्ट LEST। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे बोलते हैं कंडीशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। कंडीशन, अब कंडीशन को हिंदी में तो दशा कह देते हैं, तो अकेले में हिंदी से कोई लेना देना नहीं होता, वो हिंदी तो मैं आपको कंफर्टेबल करने के लिए बोलता रहता हूँ, है ना। अब कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई हुई है शायद, 3 कंडीशन होती हैं ग्रामर, ठीक। तो पहले मुझे थोड़ा सा कंडीशन को भी समझाना चाहिए, तब उसमें फिर एक इस्तेमाल क्या होगी, ये होगी, ठीक। पहले मैं इसी को पूरा कर देता हूँ, शुड वाली कंडीशन को, कि यह इस्तेमाल कैसे हो रहा है। एक कंडीशन होती है 3, शायद मैं इसी पीरियड में पढ़ाऊंगा आपको, या अलग से पढ़ाऊँ, जैसे ही मुझे मौका लगेगा। फिलहाल एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी जिसमें इस्तेमाल होनी है, आपको याद आएगी कि एक सेंटेंस तो बनता है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसके साथ जो दूसरा सेंटेंस बनता है वो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ये सबसे पहली कंडीशन होती है, ऐसे 3 कंडीशन होती है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन की भाई ये कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन कह रहा हूँ मैं उसे, और इसका एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब पहले इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। तो कोई एग्जाम्पल लिखा मैंने, ये वही एग्जाम्पल से मैंने कहा था कि जब हिंदी में बोलते हैं तो दोनों ऐसे लगते हैं कि दोनों फ्यूचर में आएंगे, ये वही एग्जाम्पल है ना। मतलब मैंने आपसे कहा यदि तुम समय पर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो मैंने कंडीशन दे दी ना आपको, इसलिए इसे कंडीशन कहते हैं। यदि तुम समय पर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं कब पढ़ाऊंगा, अगर तुम समय पर आओगे, कंडीशन होगी। थोड़ा सा हिंदी में समझने के लिए, मोस्टली जब भी कंडीशन आती है तो इफ का या अनलेस का इस्तेमाल होता है। मोस्टली वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर इनका इस्तेमाल होता है, या तो इफ का इस्तेमाल होगा या अनलेस का इस्तेमाल होगा। अब मैंने जो ये सेंटेंस बोला था अभी, यदि तुम समय पर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसे इंग्लिश में लिखते हैं। तो जैसे अगर मान लिया मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो मैं बोलता हूँ इफ यू विल कम इन टाइम, कोमा आई विल टीच यू। ये मैंने ठीक ऐसे ही सेंटेंस बना दिया जैसे मैंने हिंदी में बोला था, लगभग मैंने ऐसे ही बना दिया। इफ यू विल कम इन टाइम, अगर तुम समय पर आओगे, आई विल टीच यू। हिंदी में दोनों पार्ट किसमें थे, फ्यूचर इंडेफिनिट में, मैंने दोनों पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बना दिए। फ्यूचर इंडेफिनिट आप समझते ही हैं, विल या शैल में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये रहा विल फर्स्ट फॉर्म, ये रहा विल फर्स्ट फॉर्म। यहाँ मुझे आप ये भी कह सकते हो कि जी आई और वी के साथ तो शैल आता है, आपने विल का इस्तेमाल क्यों कर रखा है, वो भी एक अलग चीज है।
विल और शैल जब हम कहते हैं कि आई और वी के साथ शैल आता है वो नॉर्मल वे में बोलते हैं, लेकिन जब अपने बात को आप स्ट्रेस में बोलना चाहते हो, तनाव लेकर या देकर बोलना चाहते हो तो ये उल्टे हो जाते हैं। मैंने आपको समझाया भी हो। एक नॉर्मल सेंस में आई के साथ शैल आता है, थोड़ा सा स्ट्रेस बोलना है तो ये उल्टा होना पड़ेगा। जहाँ मैंने आपको समझाया था, फिर वो वर्ड आए थे फॉर्मल और इनफॉर्मल, कि जब हमें कहीं फॉर्मल होना होता है तो हम शैल का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा डायरेक्ट बात करनी है, डायरेक्ट में बात करनी है तो हम विल का बात करते हैं। जब मैं एग्जांपल दिया था कि आई विल किल यू, है ना, कि भाई मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो इसमें तो हम शैल का प्रयोग नहीं करते क्योंकि वो धमकी दी जा रही है। वहाँ पे फॉर्मल होने की जरूरत थोड़ी है, वहाँ तो जितना भी इनफॉर्मल रहोगे उतनी धमकी बढ़िया लगेगी, है ना, इसलिए वहाँ पे हम शैल नहीं करते। तो जो भी मन में आपकी बात चलती रहेंगी वो मैं सारी आपको डिक्टेट करता रहूँगा एकदम, इसलिए मैंने यहाँ विल लगाया। लेकिन ये सेंटेंस गलत है बच्चों, इसे मैं सही नहीं कह सकता या कोई भी सही नहीं कह सकता। अब जो कंडीशन है जो मैंने अभी बताई, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, मेरा टॉपिक क्या चल रहा है, मॉडल। लेकिन बात वही है कि कोई भी एक ऐसा वर्ड आ जाएगा समझाते वक्त तो मुझे वो पूरा एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, वरना बात कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है ना। अब बहुत से स्टूडेंट है, मान लिया 40 स्टूडेंट है, 40 में से 39 को पता है कंडीशन के बारे में, एक को नहीं पता, तो उसके मन में तो रहेगा कि पता नहीं क्या किस कंडीशन की बात हो रही है। तो मुझे थोड़ी सी ब्रीफिंग करनी ही पड़ती है ताकि आप थोड़ा सा मैक्सिमम सेटिस्फाई रहो। अब अगर मैं ऐसे सही करके लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, इसमें से मुझे एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा, एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फंक्शन ये है कि एक तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। मैंने यहाँ ये नहीं कहा है कि पहले वाला प्रेजेंट और दूसरे वाला फ्यूचर, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एक बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब कोई भी बन सकता है। और उसकी पहचान क्या है, देखिए, जहां ये कंडीशनल वर्ड होता है या तो ये पहले होगा, हो सकता है ये बीच में हो, एंड में तो हो नहीं सकता, या तो दो सेंटेंस के बीच में होगा या शुरू में होगा, तो वो वाला जो पार्ट है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। जहां एक कंडीशनल वर्ड है वो वाला पार्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। तो क्या करूं, करना क्या है, यहां से भी हटा दो। जैसे आप यहां से भी हटाओगे, इफ यू कम इन टाइम आई विल टीच यू, अब जाके सेंटेंस प्रॉपर सही हुआ। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये तो हट गया, फिर ये क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और इसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब तो इतना तो ध्यान हो गया होगा बढ़िया करके, ठीक। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन पूरा हो गया, ये वाला, इसे हम फर्स्ट कंडीशन कहते हैं। ऐसी ऐसी दो और होती हैं, वो कभी बाद में बताऊंगा। अभी मैं शुड पे आता हूं। हम क्या पढ़ रहे थे, शुड पढ़ रहे थे। तो ये कहा गया है कि थोड़ा सा अजीब लगता है, पर जो चीज अजीब होती है वही एग्जाम में ज्यादा आती है। ये जो इफ है, इस इफ को हटा दीजिए और इस इफ की जगह लिख दीजिए शुड। इफ को हटा दीजिए और इफ की जगह लिख दीजिए शुड, बाकी कोई चेंज नहीं। शुड यू कम इन टाइम, कोमा आई विल टीच यू, तो ये सेंटेंस भी सही माना जाएगा। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है, अजीब तो है, अजीब इसलिए है क्योंकि बच्चे जब भी सेंटेंस को पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं, ये सुन के भी आपको कंफर्टेबल लगेगा, चाहे वो हिंदी के टच से हो या आपने बहुत पढ़ रखा हो, कंफर्टेबल लगने लगना। लेकिन एग्जाम में जब ये आएगा, इस शुड की जगह वो क्या कर देगा, फिल इन द ब्लैंक छोड़ देगा। चारों ऑप्शन में चार मॉडल देगा, शुड, वुड, कैन, कुड। अब आपका फेवरेट क्या है, इफ, वो ऑप्शन में ही नहीं है। अब आप परेशान भी होगा क्या, तो ये शुड का स्पेसिफिक यूज है कि कंडीशनल क्लोज में इफ की जगह ले लेता है, सेंस नहीं बदलेगी। इसलिए मैं कहता हूं हम शुड को क्या कहते हैं, चाहिए, चाहिए, कहीं है चाहिए। तो अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं तो गलत टेंडेंसी है पढ़ने। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये तो मैंने कंडीशन बताई थी आपको, ये बताया कि पर्पस बताया कि लास्ट के बाद क्या आएगा, शुड आएगा। फिर मैंने आपको कंडीशन समझा दी क्योंकि इसका इस्तेमाल इसमें होना था, ठीक। तीन कंडीशन होती हैं, दो बाद में बताऊंगा।
ये अलग पीरियड ले लूंगा उसका। और उसके बाद मैंने बताया कि जब कंडीशन क्लोज में इफ आ जाए या क्या आया था अनलेस, इन दोनों की जगह आप सीधा शुड का प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ शुड का, और कोई मॉडल नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये स्पेशल ही यूज है और यही एग्जाम में आपके आते हैं। सर हाँ जी सर इसे ऐसे तो कह सकते हैं कि आपने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो ऐसे तो सोच सकते हैं सर कि जो एक्शन पहले होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते। जैसे कि यहाँ पे है शुड यू कम इन टाइम, तो मतलब पहले आएगा तो वही पढ़ाओगे तो आप बाद में ना। चलिए अब मैं आपको बोल रहा हूँ एक बात, अब इंग्लिश से पहले अब हिंदी में आओ वापस। यदि तुम समय पर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो आप इससे ये आइडिया लगा रहे हैं कि जो यदि वाला सेंटेंस है मतलब वो पहले होगा, मतलब आओगे तो तुम पहले पढ़ाऊंगा तो बाद में, जी जी, ऐसा कहना चाह रहे हो? जो एक्शन पहले होगा कह सकते हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। कह सकते हो, पर मैं ये बात नहीं कहूँगा। मतलब ये कोई कहने का तरीका प्रॉपर है नहीं, तरीका वही है जो मैंने बताया, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए से आप ऐसा मान सकते हैं, तो मुझे कोई परहेज नहीं। ठीक, लेकिन जो एक तरीका है पढ़ाने का वो मुझे यही कहना पड़ेगा कि जहाँ एक कंडीशनल वर्ड होता है वो बनेगा अर्जेंट। कोई कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आ सकते हैं, अभी आप इसे देख रहे हो इसलिए वो जस्टिफाई हो रहा है। ऐसे भी हो सकते हैं कि ये बीच में आ जाए और वो बात फिर फिट ना हो। जो मैं बता रहा हूँ ये 100% बात फिट होगी, कहीं भी फेल नहीं हो सकती। ठीक, और कोई कंफ्यूजन हो किसी को पूछ लिया करो। एक अनलेस का एग्जांपल होगा। अनलेस अब इन्होंने कहा है कि अनलेस का एग्जांपल दे दें, तो अनलेस के लिए मुझे फिर थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको अनटिल, क्योंकि दो वर्ड होते हैं, तो अनटिल होता है और एक अनलेस होता है। बाकी 2 मिनट में कर लेते हैं ऐसे भी। आपने 2 वर्ड सुने होंगे, तो अनलेस है और एक है अनटिल। पहले आप सागर तुम बताओ अनटिल की स्पेलिंग क्या होती है? UNTIL। आशीष ये सही बोल रहा है UNTIL या गलत बोल रहा है? सही है, सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने पूछा से लेकर तो टिल क्या होता है? TILL। अब मेरी बात सोच रहे होंगे मन में, जो मैं पूछना चाह रहा था। तो जब हम अनटिल बोलते हैं तो वो डबल एल लिख देते हैं, जबकि अनटिल में क्या आता है? एक एल आता है। ये दोनों वर्ड स्पोकन में तो अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए दोनों का इस्तेमाल एक साथ ही कर देते हैं। आपने सुना होगा, आप कहीं ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो तो अनटिल एंड अनलेस दोनों बोल देगा, उसे वो थोड़ा सा सुनने वाले को इंप्रेसिव सा लगेगा कि भाई ये तो 2 वर्ड इस्तेमाल कर रहा है एक साथ। लेकिन ग्रामर इसे एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि ग्रामर तो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स अनटिल एंड अनलेस। पहले तो डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस बच्चों ये है कि अनटिल तो हमेशा आता है टाइम के लिए और अनलेस आता है कंडीशन के लिए। कोई आपसे पूछे कि अनटिल में और अनलेस में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस आप बता दें। ठीक, इसलिए मैंने अभी ये कहा था कि या तो इफ आ सकता है या अनलेस आ सकता है। हमने अनटिल नहीं लिखा था, उसकी वजह यही थी क्योंकि अनलेस कंडीशन में आता है, इफ की जगह काम कर सकता है। ठीक, अब मैं इनके एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा आपको। दोनों ही नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनके बाद भी नोट नहीं आता, लेकिन इन्हें समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। बाकी समझाने की कोशिश तो पूरी करूंगा मैं। फिर मैं हिंदी में एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ अब आपके सामने। मैंने किसी से कहा कि कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, मैंने कहा अगर तुम समय पर दवाई नहीं लोगे तो ठीक नहीं होगे। अगर तुम समय पर दवाई नहीं लोगे तो ठीक नहीं होगी। मैंने बोलना चाहा तो मैं लिखना शुरू कर दिया, डैश यू टेक मेडिसिन इन टाइम
यू विल नॉट गेट वेल। यहाँ मैंने एक फिल्म का ब्लैंक छोड़ रखा है ना, ये मैंने एक सेंटेंस की एक स्ट्रक्चर सा बना दिया इसका। अब मुझे कहा गया कि यहाँ अनलेस भरोगे या अनटिल भरोगे, है ना। तो मेरे दिमाग में एक बात है बच्चों की, अनटिल हमेशा किसके लिए आता है? टाइम के लिए, और अनलेस किसके लिए आता है? कंडीशन के लिए। तो ये अभी तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ क्या है, कंडीशन है। अभी मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और दे दूँ पहले। तो अभी मैंने यहाँ लिख दिया कि अनलेस आएगा, क्यों आएगा भी समझते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे कहा, मेरा अचानक एक फोन आ गया तो मुझे अपने क्लास से बाहर जाना पड़ रहा है, और मैंने आपसे कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं बाहर मत जाना, जब तक मैं ना आ जाऊं बाहर मत जाना। तो मैंने लिखा डोंट गो आउट अंटिल आई कम। डोंट गो आउट अंटिल आई। तो आप देखें यहाँ मैंने अनलेस लगाया है और यहाँ मैंने अंटिल लगाया। अब मैंने आपको बताया कि अंटिल टाइम के लिए आता है, तो टाइम कोई सेंटेंस में मेंशन नहीं होगा कि भाई 2 o'clock 3 o'clock या 3:30 PM या 3:30 AM, ऐसा ना कुछ मिलने वाला नहीं है। वो आपको फील करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम पड़ सकता है किसी किसी की, क्योंकि डायरेक्ट बात तो हुई नहीं, वो एक लॉजिकल बात होगी, वो सोचोगे तभी से में आओगे। जब मैंने कहा कि जब तक मैं ना आऊं बाहर मत जाना, तो अल्टीमेटली कंडीशन नहीं है, क्या है? टाइम है। हो सकता है मैं 2 मिनट में आ जाऊं, हो सकता है मैं 10 मिनट में। मेरा टाइम दिया नहीं है, लेकिन फील करने के लिए क्या है? टाइम है। तो इस सेंटेंस में बच्चों में अनलेस का प्रयोग नहीं कर सकता, और इस सेंटेंस में मैं अनटिल का प्रयोग नहीं कर सकता। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं, या नहीं आई? तो ये डिफरेंस होता है अनलेस में और अनटिल में। अब मैं इसकी मैचिंग अगर इससे करता हूं कंडीशन से, तो मैंने भी क्या कहा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर दोबारा से नोटिस करो, इसकी जगह मैंने क्या लगाया इस बार? अनलेस। तो ये कौन सा वर्ड हो गया? कंडीशनल वर्ड हो गया। और कंडीशनल वर्ड वाला हमेशा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए यू के बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। एक प्रॉब्लम और होती है स्टूडेंट को, वो प्रॉब्लम भी दूर कर देता हूँ अभी। वो जो इतने मन में आपके बातें हैं वो सारे मेरे मन में पहले ही आ जाते हैं। एक दो के मन में आपके बात ये भी चल रही होगी जो मैं बताने वाला हूँ। अनलेस और अनटिल दोनों ही नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो इनके बाद नोट का प्रयोग नहीं होगा। तो कोई सोच रहा होगा कि यहाँ नोट क्यों आ गया, कोई अपने मन में सोच रहा होगा कि यहाँ नोट क्यों आ गया। बच्चों अनलेस जो है ये सेंटेंस के पहले पार्ट में है, ये कोमा लगते ही यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया। तो पहले पार्ट में अनलेस है, तो पहले पार्ट में तो नोट नहीं आने का, दूसरे सेंटेंस से उसका क्या मतलब? दूसरे में थोड़ी। अगर एक बड़ा सेंटेंस मैंने 3 पार्ट में मिला के बना रखा है, तो क्या अनलेस ये कहेगा कि किसी पार्ट में नोट नहीं आने का? जिस पार्ट में वो आया है उसमें नहीं आने का। अगर आप नोट नहीं लगाओगे तो सेंटेंस की सेंस ही नहीं बन जाएगी। देखो, जब तक तुम दवाई समय पर नहीं लोगे, अगर नोट हटा दूं तुम ठीक हो जाओगे। जब तक तुम दवाई समय पर नहीं लोगे तुम ठीक हो जाओगे। लग रहा है फिट सेंटेंस? तो इसमें तो आ गया ना, क्योंकि इस पार्ट में अनलेस नहीं। तो ये बात इनमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा अनलेस में और अनटिल में। और एक पॉइंट और बता दूं उसमें आपको, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया। शुड चल रहा था हमारा, शुड को जाना है पास्ट में। तो मैंने अभी कहा था कोई भी मॉडल है उसके बाद क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे, जैसे हमने कुड के साथ किया था। ठीक। तो जो फंक्शन बनेगा हमारा बच्चों क्या बनेगा? शुड प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं इसे पास्ट में बोलना चाहता हूं। ठीक। अब फिर 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटे छोटे ले लेते हैं। मैंने भी एग्जाम्पल लिया था कि भाई तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। ठीक। तो मैंने कहा कि यू शुड वर्क हार्ड। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। अब मैं कह रहा हूं यू शुड वर्क हार्ड। है बोलो, यू शुड हैव वर्क हार्ड।
तो यहाँ शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जैसे मॉडल इस्तेमाल होता हुआ है, यहाँ शुड के बाद क्या है, हैव, और हैव के बाद तो नेचुरली थर्ड फॉर्म आनी है, तो वर्ब में क्या लगा दिया मैंने, ईडी लगा दिया, तो ये पास्ट में पहुंच नहीं पहुंच गई। यहाँ मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए या वर्तमान के लिए, कि भाई तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। यहाँ मैं कह रहा हूँ तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, मतलब काम हो चुका है, फिर हो चुका है, समझ रहे हो। तो जब भी हमें किसी मॉडल को पास्ट में पहुंचाना है तो हम उसके बाद हैव लगा देंगे और हैव के बाद ठीक। तो आज का लगभग ये पीरियड आपका हो गया पूरा, काफी टाइम हो गया। और इसमें मैंने आपके अभी क्या कर रहे हैं, 3 कवर हो गए शायद आपके, कैन, शुड और शुड। अब इसमें जितनी भी मैंने बात बताई है ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ लोगे अगर आप, तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे, वरना स्थिति पता क्या होगी, जैसे अब इसकी एक्सरसाइज चलेगी वहाँ आप सब इतने कंफ्यूज स्टेट में आ जाओगे। और नॉर्मली स्टूडेंट गलती करता है, बहुत ही कम स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि मतलब एक एग्जैक्ट प्रॉपर मॉडल इस्तेमाल कर दे, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जिस पढ़ाते वक्त, कुछ चीज़ें होती हैं रूल से और कुछ चीज़ें होती हैं कॉमन सेंस। ये रूल किसी टॉपिक को समझाने के लिए होते हैं, लेकिन अब रूल को ही बैसाखी बना लो कि हर जगह रूल ही फिट होना है, हर जगह रूल ही फिट होना है, ऐसा पूरी इंग्लिश में किसी भी भाषा में संभव नहीं होता। इन रूल्स को पढ़ पढ़ के हमारी कॉमन सेंस इतनी क्रिएट हो जाती है कि हम सही और गलत में फर्क करना शुरू कर देते हैं। एक पता नहीं कितने एग्जाम्पल ऐसे आते हैं जहां ये चीजें थोड़ी बहुत अपोज भी करेंगे एक दूसरे को। बाकी मैं समझाऊंगा आपको क्या डिफरेंस है, तो सुनते रहो और समझते रहो। खैर ये पीरियड समझ में आ गया होगा आपको। अनलेस की जगह शुड का यूज नहीं, वो पूछा था मैंने। किसमें जी? अनलेस की जगह शुड का यूज बताया था ना आपने, वो सेंटेंस दिखाया। वो तो यही वाला हो जाएगा बस, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अनलेस में शुड का तो मैंने यहाँ बताया लैश के साथ। नहीं नीचे कंडीशनल आपने इफ और लेस की जगह शुड का यूज बताया ना। अच्छा यहाँ कह रहे हो, तो वहाँ तो ये आएगा कि जो इफ है ना, ये इफ की जगह अनलेस लिखा जाएगा जैसे मैंने दिया, तो यहाँ आप शुड लगा लो। शुड तो पॉजिटिव होगा, लेस नेगेटिव हो गया तो अंदर नोट लेना पड़ेगा। वो मॉडल की सेंस है, वो ऑटोमेटिक। और अनलेस या if जो है दोनों नेगेटिव होगी फिर जब आप शुड का इस्तेमाल करोगे तो वो नेगेटिव माना जाएगा, तो वो नेगेटिव सेंस ले जाएगा अपना। जब इफ फीलिंग इस्तेमाल करोगे तो पॉजिटिव सेंस ले जाएगा। इसे हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको अनटिल और अनलेस में डिफरेंस बताया। अनलेस की जगह अगर शुड में इस्तेमाल कर लिया तो नेगेटिव सेंस रखता है। अनलेस की जगह शुड में लिख दिया तो नेगेटिव सेंस रखता है, जैसा अनलेस नेगेटिव सेंस रखता है। हाँ जी, कंडीशन क्लोज में, सिर्फ कंडीशन क्लोज में।